नमस्कार, जय रौनियार। मैं कुंदन कुमार गुप्ता रौनियार दर्पण न्यूज के इस विशेष सुयश संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में यूपीएससी 2019 की परीक्षा परिणाम घोषित हुए और यह परिणाम हमारे समाज को अत्यंत ही गौरवान्वित करने वाले रहे। हमारी जानकारी के अनुसार बिहार के 1, झारखंड के 2 और छत्तीसगढ़ के 1 रौनियार पुत्र ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। बिहार के मोतिहारी निवासी अमित रंजन पिता राजेंद्र प्रसाद ने 462वां रैंक तथा झारखंड के चाईबासा निवासी के 2 पुत्र कुमार सौरभ पिता अरुण कुमार गुप्ता ने 115वां रैंक लाकर तथा अभिनव कुमार पिता राजकुमार गुप्ता ने 472वां रैंक लाकर समाज का मान बढ़ाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के उमेश कुमार गुप्ता ने लगातार दूसरी बार परीक्षा में सफलता अर्जित कर परिवार सहित समाज का मान बढ़ाया है। इसी क्रम में रौनियार दर्पण न्यूज के छत्तीसगढ़ टीम से हमारे सोशल मीडिया मैनेजर विशाल गुप्ता एवं हमारे प्रधान संपादक यतीन्द्र गुप्ता ने उमेश गुप्ता जी के घर जाकर विशेष वार्तालाप की। आइए हम आपको उस वार्ता के लिए उमेश गुप्ता जी के निवास पर ले चलते हैं। जय रौनियार। मैं विशाल कुमार गुप्ता रौनियार दर्पण टीम से। आज हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर के मानपुर गांव में, जहां के एक होनहार युवा ने यूपीएससी परीक्षा में लगातार 2 बार सफलता हासिल की। उमेश कुमार गुप्ता हैं इनका नाम है और छत्तीसगढ़ से रौनियार समाज के ये पहले युवा हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार सफलता हासिल की। मेरे लिए यह अत्यंत खुशी की बात है क्योंकि उमेश कुमार गुप्ता जी मेरे अपने साले साहब हैं। आगे की चर्चा अब हमारे प्रधान संपादक श्री यतीन्द्र गुप्ता जी करेंगे। धन्यवाद विशाल जी। मैं यतीन्द्र गुप्ता, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज एक ऐसे युवा साथी के साथ उनके घर पर बैठा हूं। पिछली बार इन्होंने 179 रैंक हासिल किया था, लेकिन इस बार उससे कहीं बढ़ के 162 रैंक पर आ गए हैं। उमेश जी, रौनियार दर्पण के इस साक्षात्कार अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे पूरे रौनियार दर्पण परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई हो। जी धन्यवाद आपका। उमेश जी, आपने यूपीएससी की परीक्षा में लगातार दूसरी बार सफलता हासिल की है। यह सफलता पाके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और जब आप सफल होते हैं तो काफी खुशी होती है। उमेश जी, आपने यह कारनामा लगातार दूसरी बार हासिल किया है। क्या हम ये माने कि आप पिछले वाली सफलता से आप खुश नहीं थे और दूसरी बार आपने फिर से प्रयास किया, या फिर आपके मन में कुछ और चल रहा था? जी देखिए, जब कोई भी इस परीक्षा के लिए तैयारी करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो सफल होकर आईएएस बने। हालांकि पिछले बार के रैंकिंग से मैं संतुष्ट तो था, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि अगली बार फिर से प्रयास करूं और आईएएस की सर्विस मुझे मिले, इसलिए मैंने वापस से ये एग्जाम लिखा था। उमेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जरूर कोई ना कोई आपने टिप्स तैयार किए होंगे। क्या आप हमको बताना चाहेंगे कि आपने ऐसी कौन सी योजना बनाई कि आप इस परीक्षा में सफल हुए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है। जैसे आप सिलेबस को समझे कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद जो ऐसे स्टूडेंट्स या जो ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है, उनसे गाइडेंस लेते हुए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है। उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाकर सिलेबस को कंप्लीट करना और उसके बाद में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको परीक्षा में जाके लिखना है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही आपको सारी क्वेश्चंस करने होते हैं। इसलिए ऐसे समय में टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मैं यही कहूंगा कि एक स्ट्रैटेजी बनाकर और एक टाइम लिमिट के साथ कुछ टारगेट सेट करके उनको करते चले जाएं और आखिरी में फिर परीक्षा में अपना बेस्ट करने की कोशिश करें।
उमेश जी, यह सफलता हासिल करने के लिए आपने कोचिंग किया, सेल्फ स्टडी की, या किस तरह के माध्यम का चयन किया था आपने? क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था तो इसीलिए मैंने कोचिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं करके खुद की स्ट्रैटेजी बनाई और ऑनलाइन सोर्सेज का बहुत ज़्यादा सहारा लिया है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है क्योंकि आपको अपने आप को इवेल्युएट भी करना पड़ता है। आपको पता करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं कोचिंग से टेस्ट सीरीज का सहारा लेता था। उसके अलावा मैक्सिमम तैयारी मेरी सेल्फ स्टडी से ही रही है। उमेश जी, आपने अभी 3 चीजों का जिक्र किया। एक तो आपने सेल्फ स्टडी कहा, दूसरा आपने इंटरनेट का माध्यम कहा, और तीसरा आपने कहा स्ट्रेटेजी बना के चलना। आप इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? जी देखिए, इनमें से किसी एक को ज्यादा महत्वपूर्ण कहना उचित नहीं होगा क्योंकि तीनों चीजें सिंक्रोनिज्म में चलनी चाहिए। मतलब साथ साथ आपको तीनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे एक स्ट्रैटेजी जरूरी होती है। आप कुछ भी कोई भी चीज कोई कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रोड मैप नहीं होगा तो आप कहीं खो जाएंगे। हो सकता है जिस चीज की दरकार है वो नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। उसके अलावा जो मैंने सेकंड चीज जो मैंने बताई थी, ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा। क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न इतना डिफरेंट हो चुका है, वो करंट बेस्ड है और एक किसी पर्टिकुलर एक सोर्स से पढ़कर आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लेना बहुत जरूरी हो गया है। और उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी की बात की मैंने, तो इस एग्जाम में सिलेबस इतना वाइड है और उस समय जब आप स्पेशली जब मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं एग्जाम में तो आपके पास समय नहीं होता ज्यादा सोचने का। तो जब आप सेल्फ स्टडी करके अपने नोट्स बनाए होते हैं तो उस टाइम पे चीजें आसानी से क्लिक करते हैं और आपके पास पॉइंट्स आते हैं लिखने के लिए। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक को इंपॉर्टेंस दे के दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। उमेश जी, इस सफलता को हासिल करने के बाद आप हमारे समाज के बहुत से बच्चों के रोल मॉडल बन चुके हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा उमेश के जैसा बने। ऐसे बच्चों के लिए आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चे भी इस तरह की परीक्षा में आगे जाकर के सफल हों और जैसा आज आपने नाम रोशन किया है अपने परिवार का, अपने माता पिता का, हमारे समाज का, अपने गांव का, तो वैसा किस तरह से हासिल कर सकते हैं बच्चे? इस संबंध में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अपने नॉलेज को, अपनी पर्सनालिटी को उस डायरेक्शन में ढालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी या फिर इस गवर्नमेंट सेक्टर के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही अच्छा करें। आप जिस फील्ड में भी एक्सेल करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है और आपको अपने आप को जानना होता है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने होते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज करें। इसके अलावा मैं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि वो बच्चों की मानसिकता को जाने, उनकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो क्या चाहते हैं। इनको स्वतंत्रता होनी चाहिए चूज करने की कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ही समझ सकता है। हर एक इंसान अपने आप के बारे में ज्यादा बेहतर समझ सकता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। तो बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि आप अपने लेवल पे जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर कोई 10th क्लास में पढ़ रहा है तो वो भविष्य की ना सोचते हुए अभी बेस्ट करने की कोशिश करे। हाँ, ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम के लिए जाना है, उसके बाद उसके पैटर्न को समझते हुए कंटिन्यूअस उसी के लिए तैयारी करते रहें। उमेश जी, मुझे कहीं से ये बात पता चली है कि आप किताब लिखने में भी रुचि रखते हैं, आप कुछ फोरम भी डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं और एक्चुअली आपका वो उद्देश्य क्या है? थोड़ा इस विषय में हमको बताइए। जी एक तो मैंने सोचा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स होते हैं और आजकल चूंकि यूपीएससी में हिंदी मीडियम से सिलेक्शंस कम हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा समस्या होता है कि इंग्लिश में कैसे अपने आप को ढाला जाए। तो उसके लिए मैं कुछ स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई अगर बुक या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकूं। उसके अलावा हम जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मिलकर एक डीमिस्टिफाई यूपीएससी नाम का एक वेबसाइट स्टार्ट किया है। उसमें सभी अपने नोट्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पढ़ाई करने का तरीका सब कुछ शेयर करते हैं। ये 2018 से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो उस पर मैंने भी 1-2 आर्टिकल्स ऑलरेडी लिख चुका हूँ और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नोट्स वहां पे शेयर कर सकूं। उमेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर हमारे समाज के बच्चों को यूपीएससी क्रैक करना है
तो उनको इस देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं या शहर हैं जहां जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए, जिससे उनको एक बहुत ही बेटर मार्गदर्शन वहां मिल सके? जी देखिए, आज के डेट में तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा काफी इररिलेवेंट हो चुका है। आप कहीं भी हैं, इवन आप किसी गांव में भी हैं, तो अगर वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप बुक्स मंगा सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट का सोर्स आपके पास है। सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप या फिर ठीक ठाक रीडिंग स्क्रीन होनी चाहिए। और रही बात कुछ शहरों की, तो हाँ, दिल्ली काफी माना जाता है, यूपीएससी का हब माना जाता है। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको बिल्कुल दिल्ली जाकर ही तैयारी करने की जरूरत है। आप अपने घर से भी कर सकते हैं। बस यही है कि आपको एक आइसोलेटेड माहौल मिलना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें समय काफी खराब हो जाता है और जो इस कंपटीशन के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे नहीं मिलती, तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। और एक टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो उसका यूज करें। मेरे कहने का मतलब है कि जो इंटरनेट है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। उमेश जी, हर सफलता के पीछे कोई ना कोई एक प्रेरणा होती है और उसके कुछ प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्हें आप चिन्हित करना चाहेंगे अपनी सफलता के लिए? एक अकेला इंसान नहीं होता उस सफल कहानी का भागीदार। जहाँ प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी, वहाँ के टीचर्स से लेके आपके कॉलेज के प्रोफेसर, यहाँ तक कि आप न्यूज़पेपर वाला भैया होता है जो आपको सुबह में लाके न्यूज़पेपर देता है, वो भी आपके इस सफलता का भागीदार होता है। जहाँ तक मेरी सफलता का श्रेय है, तो मैं अपने पिताजी को एक प्रेरणा स्रोत मानकर चला था। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और मेरे माता पिता दोनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि तुम्हें कुछ बेहतर करना चाहिए। 12वीं बोर्ड की परीक्षा का जब रिजल्ट आया था, उसके बाद मैं तात्कालिक कलेक्टर डॉक्टर रोहित यादव सर से मिला था, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे उस समय। उनका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। उसके अलावा मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे मित्रों का जो इनके साथ में तैयारी करता था, या जिस किसी ने भी मुझे यहाँ तक कि फाइनेंशियली कई लोगों ने हेल्प किया, तो उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके अलावा गुरुजनों का, उनके बिना तो कोई भी शिष्य अच्छा कर ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। हम लोगों ने थोड़ा सा विलंब कर दिया कि आपका परिचय शुरुआत में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अब जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में के जो मेंबर्स हैं उनके विषय में कुछ हमको बताइए। जी मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा कोल इंडिया में जॉब करते हैं। वो एक अंडरग्राउंड माइंस में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्य करते हैं। मेरी मम्मी होम मेकर है। मेरी एल्डर सिस्टर है एक, जो कि टीचर है। मेरे जीजा जी भी टीचर हैं। मेरा छोटा भाई है, वो भी अभी तैयारी में लगा हुआ है, वो ऑलरेडी इंजीनियर है। इसके बस ये 5 लोगों की फैमिली है हमारी। उमेश जी, हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर कोई ऐसा बच्चा जो आपसे कभी संपर्क करना चाहे या आपसे कोई गाइडलाइन लेना चाहे, तो आप उसके लिए कितने तैयार मिलेंगे? जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं किसी के काम आ सकूं या किसी की सहायता कर सकूं। तो मैं हमेशा ओपन हूं किसी भी तरह की हेल्प के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मैं किसी की थोड़ी भी मदद कर पाऊं तो। उमेश जी, रौनियार दर्पण न्यूज सामाजिक खबरों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ यहाँ मानपुर में आकर के साक्षात्कार कर पा रहे हैं और आपने हमें बहुत समय दिया। उमेश जी, हमारे रौनियार दर्पण के बारे में, रौनियार समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। जी, रौनियार समाज बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट ये किसी भी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसमें जो बेहतर करता है उसको समाज के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें और बेहतर करने की कोशिश करें। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। वो इसी तरह कार्य करते रहें और मेरी शुभकामनाएं हैं कि रौनियार समाज में मुझसे कोई प्रेरित होकर अगर कुछ बेहतर करता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। हम आपको एक बार पुनः अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं उमेश जी के पिता श्री राम सेवक जी और उनकी माता श्रीमती शिव मोहरी जी।
चाची जी, आप हमको बस इतना बताइए कि आपके बेटे की सफलता पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे बेटे की सफलता पर बहुत खुशी है, बधाई है। मैं चाह रहा हूं कि मेरा बेटा प्रोग्रेस करे, नाम रोशन हो, जाति में वो हो इनका, ताकि बहुत बड़ी गौरव की बात है। यही मेरा आशीर्वाद है। अच्छा महसूस होता है, खुश लगता है। बेटा का सपना तावर था जी, लेकिन अब भगवान की कृपा है, माता का आशीर्वाद है, हो जाए तो अच्छा है। जब दोनों बच्चे चले जाते हैं बाहर में, अब गुड़िया भी ससुराल चले गई ना, इन लोग को भविष्य के चलते भविष्य को देखते हुए हम आशीर्वाद देते रहते हैं कि संतुष्ट यहाँ करके बाहर रहते नहीं रहो, हैं। ताकि अपना मनोकामना पूरा करो, जो सपना पूरा करके रहो। ये है एक माता पिता की भावना। माता जी का ये कहना है कि जब बच्चे उनके दोनों बाहर चले जाते हैं तो उनको घर बहुत सूना सूना सा लगता है। पिताजी का ये कहना है कि उनके बेटे और तरक्की करें, क्योंकि उनकी तरक्की से ही इनका सम्मान जुड़ा हुआ है। तो हम रौनियार दर्पण परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए जो सपना देख रखा है वो आप दोनों का सपना पूरा हो। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और दोनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। ये थे उमेश जी के वार्ता के कुछ अंश। अगले चरण में हम आपका परिचय समाज के 3 और होनहार पुत्र अमित रंजन, कुमार सौरभ और अभिनव कुमार के साथ कराने जा रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी कुछ झलकियां। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा यह आज का सुयस संस्करण। समाज की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर यूं ही हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना रखिए विशेष ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय रौनिया।